हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस एनसीईआरटी समरी कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है हमारा राजनीतिक दल। नाम से ही स्पष्ट समझ में आता है, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये महत्वपूर्ण है। तो हमारा ये 10th क्लास का जो छठवां चैप्टर है, ये हमारा राजनीतिक दल है। आज के लेक्चर में हम जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं उनमें जो है इंक्लूडेड क्या क्या रहेगा। राजनीतिक दल का अर्थ समझेंगे, उनके कार्य समझेंगे, आखिर इनकी जरूरत क्या है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। भारत में कितने प्रकार के राजनीतिक दल हैं और कितने होने चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम जब जब हमारे देश में चुनाव होता है तो राजनीतिक दलों को लेकर तमाम तरह की जो है बातचीत होने लगती है मीडिया में। तो उन मीडियाओं में जो जिस तरह की बात होती है कि राजनीतिक दलों के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, भ्रष्टाचार को लेके, आपराधिक पृष्ठभूमि को लेके, और इन राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, तो चुनौतियों के साथ साथ समाधान को भी ढूंढने का प्रयास करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि राजनीतिक दल आखिरकार होते क्या हैं। राजनीतिक दल का सिंपल सा यदि मैं मतलब समझाऊं तो यह क्या होते हैं, एक संगठित समूह होते हैं जो क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं। सीधा सीधा मतलब है ऐसे संगठन या ऐसे समूह जो चुनाव लड़के शासन में हिस्सेदारी, सत्ता हासिल करने का इनका केवल एकमात्र उद्देश्य होता है। ठीक है। अब ये तरह तरह के हो सकते हैं। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करते हैं। इसी आधार पर दल जो लोगों को यह समझाने का प्रयास करते कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर है। अब राजनीतिक दल बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, इनकी अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, इनका नेतृत्व कुछ समूह के द्वारा हो सकता है या फिर हो सकता है पूरे पूरे समाज का नेतृत्व ये करते हो। ठीक है ना। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसीलिए उनका नजरिया समाज के उस वर्ग, समुदाय विशेष की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है। तो यहां तक हमने समझा राजनीतिक दल एक संगठन है जिनका उद्देश्य केवल क्या है, चुनाव लड़कर सत्ता हासिल करना, और ये समाज के किसी हिस्से को या वर्ग को या विशेष समुदाय को प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी ओर उनका नजरिया जो है झुका हुआ रहता है। अब इनके क्या क्या काम हो सकते हैं, तो सबसे पहला तो परिभाषा में निकल के आया, चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरह से करते हैं। जैसे अमेरिका में देखा जाता है, कुछ देशों में, अमेरिका जैसे देशों में उम्मीदवारों का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। ठीक है। अमेरिका में यहाँ पर दल के सदस्य और कुछ समर्थक करते। भारत में कुछ उम्मीदवार, यहाँ पर राजनीतिक दल जितने हैं वह अपने उम्मीदवारों का स्वयं चयन करते हैं। यहाँ पर जनता की कोई हिस्सेदारी नहीं है। ठीक है ना। और कुछ ना कुछ तो यहाँ पर निर्दलीय भी होते हैं, कुछ अपने मन से ही उम्मीदवार बन जाते हैं। ठीक। दल दूसरा काम क्या है, दल अलग अलग नीतियों कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम को चुनते हैं। भाई, दल के जितने भी सदस्य जो उम्मीदवार हैं इनका काम क्या होगा, जनता के समक्ष अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना। यदि जनता को लगेगा कि ये इस दल की नीतियां और कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, जो देश के विकास के लिए हितकर हैं, उनको ये जनता पसंद करेगी और मतदान देगी। पार्टियां देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भैया, कानून निर्माण कौन करेगा, सरकार ही करेगी ना। और राजनीतिक दल जब चुनाव जीत के सत्ता में हिस्सेदार होंगे तो कानून बनाने का काम भी उन्हीं का होगा। दल ही सरकार बनाते हैं और सरकार उनको चलाने का काम भी वही करते हैं। चुनाव हारने वाले जो दल होंगे वह विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना। हमारे यहाँ जैसे बड़े बड़े दल जो हैं, कांग्रेस हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, तृणमूल कांग्रेस हो गया, ये आप आम आदमी पार्टी हो गया, ये सब विपक्ष की भूमिका निभा रहे वर्तमान में। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उन मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस भी करते हैं। विभिन्न दलों के जो लाखों कार्यकर्ता हैं वह देश भर में बिखरे होते हैं। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, उनकी जो एक विचारधारा है, जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, उनको जनता तक पहुंचाना, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, सरकार चलाना। ठीक है। विपक्ष की भी भूमिका निभाना, इन तमाम तरह के काम जो है ये राजनीतिक दलों द्वारा किए जाते हैं। अब हम समझते हैं राजनीतिक दलों की जरूरत आखिर क्यों है। क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र में देखा जाए तो राजनीतिक दलों के बिना यह नहीं चला जा सकता।
दलों के बिना क्या स्थिति होगी इसकी एक कल्पना करिए। अगर दल ना हो तो सामने उम्मीदवार स्वतंत्र होंगे और निर्दलीय होंगे। तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे नहीं करेगा। भैया सब अपने अपने आप में स्वतंत्र हैं और जिस निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं और जो जीत रहे हैं वह केवल अपने क्षेत्र के बारे में सोचेंगे। एक देश के विकास के बारे में कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं सोच सकता और ना ही बड़े स्तर पर वह वादे कर सकता है और ना ही वह डिसीजन ले सकता है। इसीलिए राजनीतिक दल की जरूरत पड़ती है। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाब देंगे। देश कैसे चलेगा इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। यही बात मैंने अभी बताई। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा हुआ है। भैया लोकतंत्र है तो राजनीतिक दल होना जरूरी है और राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि नहीं होंगे तो स्थिति हमने अभी समझा कि बिना राजनीतिक दल की स्थिति क्या हो सकती है। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि कितने दल होना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में? ये भी तो एक सवाल है। कितने हो सकते हैं? तो भैया लोकतांत्रिक देश में सभी को सामूहिक समूह बनाने का, संगठन बनाने का या स्वतंत्रता होती है। तो राजनीतिक दल कितने भी हो सकते हैं लोकतंत्र में। जैसे भारत में ही देखा जाए तो भारत में चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से भी ज्यादा है। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता है। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ ही पार्टियां सक्रिय रहती हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ राजनीतिक दल के आधार पर यहाँ पर दो तरह की व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। एक होता है एक दलीय शासन व्यवस्था जो कि चीन में है और एक होता है एक से ज्यादा दल यहाँ पर होंगे। हम भारत की बात कर सकते हैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में। यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखिए आप लोग, चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है लेकिन वहां पर किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक दल बनाने की अधिकार तो है। राजनीतिक दल वहां पर कोई बना सकता है। बात यहाँ पर राजनीतिक दल नहीं बना सकता ये प्रश्न नहीं है। वहां पर राजनीतिक दल बनाने की आजादी है चीन में, लेकिन बनाता क्यों नहीं है कोई? क्योंकि चुनावी प्रणाली में जो सत्तारूढ़ सरकार अभी वर्तमान में है वह विपक्ष मीन्स क्या करते हैं, वह क्या कहना चाहिए, चुनाव जो है स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाते वहां पर। इसीलिए यदि कोई चुनाव में उतरता भी है अपना राजनीतिक दल बनाकर तो उसका फायदा उसको होता नहीं है। इसीलिए वहां पर कोई दूसरा दल बनाता नहीं है। इसीलिए परिणाम स्वरूप यहाँ पर चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। यही वर्तमान में हम देखें तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भैया यहाँ पर चुनाव जो होते हैं वह स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होते हैं और जब निष्पक्ष तरीके से जब चुनाव होंगे तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है राजनीतिक दल यहाँ पर सत्ता में आ सकता है। और यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि एक दल की सरकार ना हो, गठबंधन की भी सरकार हो सकती है। तो ये सारी चीजें चुनाव के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि राजनीतिक दल बन जाए, साथ ही साथ उनको प्रतिनिधित्व के लिए यहाँ पर मौका भी मिलना चाहिए। जब तभी मिलेगा जब कब होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों के बारे में। भैया हमने पहले ही बताया कि निर्वाचन आयोग के बाद पास सभी को जो भी पार्टी बनाएगा उसको अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं यहाँ पर देता है। उनका अलग चुनाव चिन्ह होगा जिसका प्रयोग वह पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकते हैं। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को क्या कहते हैं? मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। अब मान्यता प्राप्त दल के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है वोट और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो उससे क्या होगा, मान्यता प्राप्त दल बन जाएगा वो। ठीक है, ये यहाँ पर मान्यता प्राप्त दल के रूप में उसे मान्यता मिल जाएगी। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है यदि कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों में विधानसभा में चुनाव में पड़े कुल वोट का, भैया लोकसभा चुनाव में या 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में
6% या इससे अधिक वोट हासिल करता है और कम से कम लोकसभा के चुनाव में 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। अन्य सभी प्रमुख दलों को राज्य निर्वाचन जो निर्वाचन आयोग है वह राज्य स्तरीय दल का मान्यता देता है। यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नजरिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हों। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल भी हैं पर उन्हें कुछ ही क्षेत्रों में सफलता मिल पाई है। हो सकता है जैसे उदाहरण के रूप में लोक दल है जो जनता दल भी रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल के रूप में हमने डिस्कस किया। अब बात करेंगे राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों के बारे में। सबसे बड़ी जो चुनौती देखने को मिलती है वह है आंतरिक लोकतंत्र। यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। जब आंतरिक लोकतंत्र नहीं है तो सारी ताकत जो है एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट के रह जाती है। पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को नकार दिया जाता है। दूसरी चुनौती यहाँ पर आती है वंशवाद की चुनौती। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नजदीकी लोगों को और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। दलों में खासकर जब चुनाव होता है तो उस समय पैसा और आपराधिक तत्व ये जो है आपराधिक तत्व की प्रवृत्ति हमको देखने को मिलती है। पार्टियों के बीच विकल्पहीनता, भैया वहां पर लोग ही बहुत कम है। राजनीति में आजकल पढ़े लिखे लोग जाते नहीं है। पार्टियों के बीच भी बहुत कम है विकल्प। राष्ट्रीय दल भी बहुत कम है, हमारे यहाँ 8 ही है। अब बात करेंगे इन दलों की जो समस्याएं हैं, ये जो चुनौतियां हैं, इनको कैसे सुधारा जा सकता है। एक तो समस्या है भैया पार्टी में दल बदल होता है, तो दल बदल को ठीक करने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया गया, 52वां संविधान संशोधन, दल बदल विरोधी कानून। इसको हम डिटेल में जब फाउंडेशन कोर्स में इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। एक ये समस्या का समाधान हो सकता है। राजनीतिक दल में महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में जरूर टिकट दें। ये लगभग 1/3 जो है टिकट जो है महिलाओं को दिया जाना चाहिए। चुनाव का खर्च जो है सरकार उठाए। अब ये कई लोग इस मुद्दे पर जो है हमसे अलग मत होंगे कि चुनाव का खर्च यदि सरकार उठाएगी तो सरकार पर वैसे ही कर्ज है और बहुत ज्यादा वित्तीय जो है बोझ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट इसमें मैं बता दूं आपको, यदि सरकार चुनाव का खर्च उठाने लगे तो उसको हर एक चीज का हिसाब किताब देना होगा कि उसने पैसा कहाँ कहाँ किस प्रकार से खर्च किया। अभी वर्तमान में चूंकि राजनीतिक दलों के हाथ में है तो वह खर्चा दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ठीक है ना। तो ये चीज का जो भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को मिलता है, इसको यहाँ से ठीक किया जा सकता है। और इसके अलावा जो सुधार किए जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि भाई जो भी उम्मीदवार होगा उसको संपत्ति का, अपने खिलाफ चल रहे जो आपराधिक मामले हैं उनका ब्यौरा जो है शपथ पत्र के माध्यम से देना होगा। अभी वर्तमान में ये भी है कि भैया समाचार पत्र में प्रिंट भी करवाना होता है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। और 3-3 बार शायद तक प्रिंट करवाना होता है, निकलवाना होता है। एक जो सुधार का तरीका हो सकता है कि चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए कहा था कि सभी दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न का भरना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो है तमाम तरह के जो है दलों में कैसे सुधार किए जा सकते हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, ये पॉइंट हमने डिस्कस किए। और यहाँ पर जो है हमारा आज का जो लेक्चर है राजनीतिक दलों को लेके यह यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं डिलाइट आईएएस के। और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।